जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन स्टडी जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में 12th के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। खासकर बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड या आप किसी भी बोर्ड से हैं तो लगभग सभी का सिलेबस लगभग सेम होता है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली बिहार बोर्ड की तरफ से, क्योंकि हम बिहार बोर्ड का सिलेबस पूरा हम देख चुके हैं और उसी के अनुसार आपको डिस्कस करने वाले कि बिहार बोर्ड वाले किस प्रकार से क्वेश्चन सेट करते हैं और कैसे पूछते हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन है, तो इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कहां से आता है, सब्जेक्टिव कहां से आता है, प्रैक्टिकल में कितने नंबर पूछा जाता है, इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है कि 12th का सिलेबस, हम लोग 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं। 12th का सिलेबस किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन सब, किसका, तो केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री का। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मेनली रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा जाता है। तो मेनली रसायन शास्त्र को अगर देखा जाए तो रसायन शास्त्र को मेनली 10 से 11 भाग में बांटा जाता है और भी नए नए इसमें ऐड होते जा रहे हैं। जब जैसे जैसे रिसर्च होते जा रहे हैं आगे और भी उसमें भाग ऐड होते जा रहे हैं। नॉर्मली उसको 10 से 11 भाग में बांटा गया है। तो यहाँ पे मेनली हम 3 का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे बुक में सिलेबस में मेनली 3 ही पढ़ना है। तो कौन कौन से हुए, तो देखिए रसायन शास्त्र को मेनली हमारे बुक में 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला को बोला गया है फिजिकल रसायन यानी भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा बोला गया है अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अंतिम वाला जो होता है कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब थोड़ा सा बेसिक हम बता देते हैं, ठीक है। भौतिक रसायन में मेनली क्या है कि हम लोग किसी मतलब कि फॉर्मूला वगैरह फिजिक्स का जहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाए या मतलब कि मैथमेटिक्स जगह फॉर्मूला जहाँ अप्लाई होता है तो मेनली इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन यहीं से आते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और इसमें जो हो गया अकार्बनिक रसायन, तो इसमें क्या है कार्बन के अलावा जितने भी तत्व बच जाते हैं तो उससे बने जो यौगिक होते हैं उसमें हम उस सब का इसमें हम अध्ययन करते हैं। और जो कार्बन और कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं उस सब का अध्ययन इसके अंतर्गत डिटेल में किया जाता है, ठीक है, पूरा डिटेल में किया जाता है। इसको और आगे डिटेल में हम लोग समझेंगे कि एनसीईआरटी ने रसायन शास्त्र को 2 भाग में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। 12th का रसायन, 11th का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो 11th का तो अभी हम पढ़ रहे हैं, 12th का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 को भी कौन कौन से चैप्टर हो गए, पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर हो गए, कौन फिजिकल रसायन है, कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और कौन सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, उस सब को हम लोग चैप्टर वाइज देखते हैं, एक एक चैप्टर कौन किस में गिनती होगा, ठीक ना। मैंने यहाँ पे एक और चीज हम लोग जान लेते हैं कि बोर्ड में जो हम लोग एग्जाम देने के लिए आते हैं तो कितने नंबर का वहाँ पर थ्योरी होता है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसको जान लेते हैं। तो बिहार बोर्ड वालों के लिए स्पेशल कि बिहार बोर्ड में मेनली 70 नंबर का होता है, 70 नंबर का ये होता है थ्योरी यानी कि लिखित में जहाँ पर आपको सेंटर पर एग्जाम देना पड़ता है, ठीक ना, 70 नंबर का होता है। वही बात करें प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक की, तो प्रायोगिक कितने नंबर का होता है, तो ये होता है 30 नंबर का। कहने का मतलब और टोटल नंबर इसमें देखा जाए तो टोटल कितना हो गया 100, यानी इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो आप कॉलेज में या कॉलेज के द्वारा जहां पर सेंटर होता है वहां पर आप एग्जाम देने आपको जाना पड़ेगा। उसमें कुछ कॉपी वगैरह होता है, प्रैक्टिकल लिख के उसको देना पड़ता है। प्रैक्टिकल जो आप लैब में करते हैं उसको भी आपको उसमें डाटा पूरा लिख के देना पड़ता है। ये जो हो गया थ्योरी में क्या है कि जैसे बताया मैंने, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% सब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होता है। यानी 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका OMR सीट आपको दिया था उसमें मतलब कि गोला भरना होता है उसमें, और जो सब्जेक्टिव होता है 50% उसमें आपको आंसर लिखने पड़ते हैं, जिसमें 2 टाइप से डिवाइडेड होता है। वो एक मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न मेनली 2 नंबर का होता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बांटा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर को भौतिक रसायन के अंतर्गत रखा गया है, कौन से चैप्टर को यानी अध्याय को अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है और कौन से चैप्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर आते हैं। देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो केमिस्ट्री है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में ये सारे चैप्टर है। ठोस अवस्था, इंग्लिश में इसे सॉलिड स्टेट बोलते हैं। विलयन जिसको सॉल्यूशन बोलेंगे। विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। रसायन बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण, ये थोड़ा लंबा सा नाम है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। पी ब्लॉक के तत्व यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उप सह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो इसमें 10वां नंबर चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। ऐसा नहीं कि दूसरा पार्ट है तो पहला चैप्टर शुरू होगा, ऐसा नहीं है। 9 चैप्टर फर्स्ट पार्ट में है और जो 10वां चैप्टर 11वां 12वां ये सब गया है सेकेंड पार्ट में है। तो 10वां चैप्टर कौन सा है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। इसे इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही है।
एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसको इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। 12वां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एमीन, इसको इंग्लिश में भी एमीन ही बोलते हैं। जैव अणु, इसे इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बहुलक यानी पॉलीमर्स। दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर मिला के कुल कितने अंक आते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा इस पे, ये जब 5 चैप्टर शुरू के, ये 5 चैप्टर, इस पांचों चैप्टर को मिलाकर इसमें से आते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन। 23 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की बात करें हम, इसमें 23 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो नीचे का ये 4 चैप्टर जो बच गया, इससे आते हैं 19 नंबर के प्रश्न। कितने नंबर के आते हैं? 19 नंबर के, यानी इससे 23 नंबर और इससे 19 नंबर। शुरू के 5 चैप्टर से 23 नंबर और अंतिम 4 चैप्टर से कितना आता है? 19 नंबर के। और ये जो इधर पूरा बच गया, ये जो इधर पूरा बच गया, ये पूरे पार्ट 2 बुक, पूरे पार्ट 2 बुक में से क्वेश्चन आते हैं 28 नंबर्स के, 28 नंबर्स। इस सबसे ज्यादा नंबर किससे आ रहा है? पार्ट 2 बुक से। यानी हमारा जो है कि मेन फोकस किस पे होना चाहिए? पार्ट 2 बुक पे, क्योंकि पार्ट 2 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसमें का एक्सरसाइज सब छोटा छोटा है, तुरंत खत्म हो जाता है और उसको याद करने में भी बड़ा मजेदार कुछ चैप्टर से तुरंत ही याद हो जाता है उसको भी। ठीक है, बस इसको थोड़ा समझना पड़ता है क्योंकि इसमें रूल्स काफी है, और रूल्स अगर पढ़ लिए तो सब कुछ आसान है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए जब भी इसको पढ़ाएंगे तो उस पर रूल्स पर फोकस कीजिएगा, कैसे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कौन सा एलिमेंट बन रहा है, सॉरी कौन सा कंपाउंड बन रहा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो देख सकते हैं इसमें 23 नंबर, 19 नंबर और इधर हो गया 28 नंबर। तो टोटल मार्क्स अगर हम लोग निकाले तो कितना हो जाएगा? 23 इसमें से आ गया शुरू का 5 चैप्टर, फिर अगले 4 चैप्टर में से 19 नंबर, और इधर का जो चैप्टर बच गया उसमें से कितना आता है? 28 नंबर। और सब आप इसको ऐड करेंगे तो पता चलेगा ये हो जाता है 17 नंबर, यानी कि ये 70 नंबर के आते हैं और 30 नंबर प्रैक्टिकल। तो पूरा मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 70 बोर्ड एग्जाम होता है, यानी सेंटर में देना पड़ेगा, और 30 प्रैक्टिकल एग्जाम। तो उम्मीद है कि आप जो है कि सिलेबस का डिस्कशन जो हुआ है, सिलेबस पूरा समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ना है। सिलेबस का डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, ये डेस्टिनेशन मुझे पता ही नहीं है, तो कोई घर से क्यों निकलेगा? इसलिए कहाँ जाना ये पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं आपका मामा का घर कहाँ है और कैसे निकलिएगा सीधे बिना जानकारी के, इसलिए पहले जानकारी तो कर लीजिए कि मामा का घर जाने में कौन कौन रास्ता पार करना है, यानी पूरा केमिस्ट्री पढ़ने में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसको जान लिए, और कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा नंबर आएगा वो सभी हम लोग इसमें पढ़ लिए। ठीक ना, यानी कि शुरू के 5 चैप्टर से देखा जाए 23 नंबर, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता है। ठीक ना, यहाँ से जो 19 नंबर, यहाँ से क्या होता है, मतलब कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है यहाँ से ज्यादा आता है। ठीक है, और ये हो गया कंपाउंड, सब इसका रिएक्शन क्वेश्चन होता है, सब यहाँ से होता है। रिएक्शन सबसे ज्यादा रिएक्शन यहीं से आता ही है। देखिए ना, पार्ट 2 बुक इस पूरा 28 नंबर का पूछता है, 28 नंबर का, यानी कि लगभग आधा बात करें तो पार्ट 2 बुक से आता है, यानी पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो हमारा फ्लो होने वाला पढ़ने का, कि हम लोग किस क्रम में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पढ़ने में ऐसा पढ़ा जाए जिससे पढ़ने में मजा है। ठीक ना, इसलिए पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन से उसको पढ़ लेंगे शुरू के 5 चैप्टर। उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको भारी लगता है। तो मैंने कोशिश किया है ये 5 चैप्टर पढ़ाने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे खत्म हो जाएगा तब हम लोग आएंगे वापस से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में जो चैप्टर सब है वो थोड़ा छोटा छोटा है, तो वो तुरंत ही खत्म हो जाता है और याद भी हो जाता है। तो ये सब थोड़ा लंबा चैप्टर सब है, और इसमें भी थोड़ा लंबा है, मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर सब, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है। इसलिए इसको पहले पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे और लास्ट में इसे पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये पहले पढ़ेंगे, फर्स्ट इससे पढ़ना है, फिर सेकंड में हम लोग इससे पढ़ेंगे, और थर्ड में क्या पढ़ेंगे? इसको। फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं विलियन चैप्टर, यानी कि केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। ये वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। विलियन चैप्टर इसलिए स्टार्ट करेंगे कि ये काफी इजी है, और इस चैप्टर को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग तो हमें ये समझ में ज्यादा आएगा। क्यों समझ में ज्यादा आएगा? क्योंकि अगर आपने 11th और बढ़िया से पढ़ के आया तो आपको तो आसानी समझ आएगा, आपको के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 11th में ठीक से नहीं पढ़ा या थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, ठीक ना, तो उसको समझ में आएगा ही नहीं। तो इसलिए मतलब कोई भी अगर पहला चैप्टर शुरू करते हैं, पहला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसकी तुलना से किया जाए थोड़ा सा डिफिकल्ट है आसान नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन जो विलियन चैप्टर, ये सॉल्यूशन, ये बहुत ही मतलब कि आसान और मीडियम के बीच में हो गया। ठीक ना, हार्ड तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स जो 11th से रिलेटेड है, इसलिए इससे पहले शुरू करेंगे ताकि आपने 11th में जो पढ़ा है उसका इसमें यूज हो जाए, और नहीं पढ़ा है तो 11th में जो कुछ चीजें हैं उसका आप इसमें आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इसे कहने का मतलब कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले वह खाना सीखता है, खाना बनाना बाद में सीखता है। तो पहले आप खाना तो सीख लीजिए, बनाना बाद में सीख लेंगे। ठीक है, यानी कि
पहले हम लोग शुरू करेंगे विलियन चैप्टर। तो अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है विलियन चैप्टर उसमें स्टार्ट हो जाएगा और उसमें पहला वीडियो आ जाएगा और इसमें देखिए कितना पार्ट बनता है। हम कोशिश करेंगे कम से कम पार्ट में इसको खत्म करने का, लेकिन डिटेल में, शॉर्टकट में तो नहीं पढ़ाएंगे। शॉर्टकट में इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि हमको नॉलेज चाहिए। नंबर से बोर्ड में कितना मार्क्स आएगा इस पर हमारा फोकस नहीं हो रहा है, हमारा फोकस हो रहा है नॉलेज फोकस होगा। तो नीट हो गया, IIT का एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम क्यों ना बात करें, सब में अच्छा मार्क्स आप खुद ही कर पाएंगे। स्कोर मतलब जब तक आपको गहरा नॉलेज नहीं है तब तक आप कोई भी मतलब एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और गहरा नॉलेज रहेगा तब क्या है कि आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे IIT की बात हो, चाहे नीट की बात हो। इसीलिए कंसेप्ट पर पकड़ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आप उस तरह से रहेगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा, तो उसमें चैप्टर फिर पढ़ेंगे विलियम। और ये लगभग में यानी कि अप्रॉक्स में है, ये मतलब कि 100% सही नहीं है। ये 99% बोल सकते हैं, 90% बोल सकते हैं, 95% बोल सकते हैं, लेकिन 100% सही नहीं है। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।